FIA का ये इक़दाम कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची की ताजिर बरादरी और कराची में होने वाली कैपिटल मार्केट की ट्रेडिंग के खिलाफ एक साजिश है। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में हमने AKD के ऊपर छापा और उसके डायरेक्टर्स की हिरासत के हवाले से बात की थी और अकील करीम ढीडी साहब ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया था फवाद जो सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, कि उनकी इमाम के ऊपर ये छापा मारा गया और वो जहांगीर सिद्दीकी सिक्योरिटीज़ के पार्टनर थे और इसीलिए उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुखासमत का मुजाहरा किया जा रहा है और शाहिद हयात के हवाले से भी जो FIA के ऑफिसर हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक बैकग्राउंड में आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर प्रोग्राम के आगाज़ में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोनों तरफ से AKD की जानिब से तो यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि केस जो है वो ख़त्म हो जाए क्योंकि उनका नाम बदनाम होगा, लेकिन हुकूमत के जिन लोगों के नाम आए उनकी भी दिली ख्वाहिश यही है, बशमूल वज़ीर आज़म हाउस के मामला जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, चैप्टर क्लोज़ हो जाए, क्योंकि बहुत से शुरफा के नाम इस पर आ जाएंगे, बदनामी होगी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कब कैसे कहाँ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में कौन कौन मौजूद था, क्या प्राइम मिनिस्टर के बरखुरदार से भी कोई मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ से क्यों कौन मिला था, तो ऐसी बातें होंगी तो मीडिया में उछाली जाएंगी, नाम बदनाम होगा। इसलिए जितना जल्दी इसको ठप दिया जाए तो उतना बेहतर होगा। बारी बारी करके केस की तफसीलात की तरफ आएंगे। हम आपको वो FIR भी दिखाएंगे जो FIA ने अपनी तहकीकात के बाद कहा कि क्रिमिनल रोल है AKD सिक्योरिटीज़ का, क्रिमिनल रोल है, ये FIR के अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं। तो क्रिमिनल रोल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 33 करोड़ के शेयर ख़रीदे और इनकी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ख़रीदे गए, उसके बाद कीमत उसकी नीचे गिर गई, 29 करोड़ का नुकसान हुआ, 4 करोड़ की कीमत रह गई, तो 29 करोड़ का नुकसान है। क्रिमिनल रोल उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने 2 डायरेक्टर्स को गिरफ़्तार किया। अब ये केस आगे कैसे चलेगा, ये कहते हैं फवाद जो है, ये AKD का इल्ज़ाम है कि फवाद ज़िम्मेदार हैं इस सारे मामले के और जहांगीर सिद्दीकी के ये पार्टनर हैं। फवाद साहब से वजाहत जब हमने मांगी कि आप क्या कहते हैं, आपका तो नाम लेकर बराह रास्त उन्होंने एक्यूज़ किया है। ये जवाबात हम अभी आपको दिखाएंगे, ये फवाद के जवाबात हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं तो मुनासिब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर ख़ुद TV पर आऊँ और बोलूँ, तो लेकिन वो हल्फन ये बयान दे रहे हैं, तो हल्फन ही हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये फवाद कह रहे हैं कि हल्फन कहता हूँ FIA में शाहिद हयात या डायरेक्टर जनरल से कोई रब्ता नहीं किया इस केस के हवाले से। वो कहते हैं मैं जहांगीर सिद्दीकी के पास 2005 से 2008 तक 4 साल तक मुलाजमत करता रहा हूँ, सरकारी नौकरी से छुट्टी ली विदाउट पे और इंटरनेशनल जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी एडवाइजरी के लिए काम करते रहे। कॉर्पोरेट फाइनेंस में वो कहते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज़ है, किंग्स कॉलेज से LLM उन्होंने पास कर रखा है, ये उनकी स्पेशलाइजेशन है, इसलिए उनके पास मार्केट का एक ऐसा तजर्बा था जो इस कंपनी को दरकार था और उन्होंने इसकी बुनियाद के ऊपर इस कंपनी में 4 साल तक नौकरी की। इससे अगली बात इंटरेस्टिंग है, अकील करीम साहब का इल्ज़ाम था, दावा नहीं था, इल्ज़ाम था और वो कहते थे मेरे पास सबूत हैं कि मैं आपको दूंगा कि ये स्प्रिंट एनर्जी में पार्टनरशिप है इनकी जहांगीर सिद्दीकी के साथ और इसी बिना के ऊपर ये सारा काम जो है ये हुआ और 17 FIRs का उन्होंने हवाला दिया था कि फवाद के ख़िलाफ़ है। वो FIR भी कॉपीज़ कुछ प्रोवाइड किए हैं उन्होंने हमें, वो अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन स्प्रिंट एनर्जी के ऊपर ये कहते हैं फवाद कहते हैं कि इसकी लैंड एक्विजिशन और लीज़ का मुआहदा वो कहते हैं कि मैंने किया था, लेकिन मैं पार्टनर नहीं हूँ एक सिंगल शेयर का भी और हिस्सेदारी मेरी कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन स्प्रिंट एनर्जी की लैंड एक्विजिशन और लीज़ ये वो कहते हैं कि मैंने फाइनलाइज़ की। स्प्रिंट एनर्जी या जहांगीर सिद्दीकी में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट या हिस्सेदारी नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि AKD के ख़िलाफ़ मुकदमे में मेरा या प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई भी किरदार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक किरदार आज बहरहाल ज़रूर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से रब्ता किया गया इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ और इंटीरियर मिनिस्टर ने एक ख़त लिखा चौधरी निसार के ऑफिस की जानिब से AKD को कि आपके पास कोई सबूत हैं तो दीजिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार एहसास जिसका सारा दिन होता रहा मुख्तलिफ लोगों से करने के बाद कि ये केस तो शुरू कर लिया है, लेकिन हाथ डालने के बाद लगा कि नहीं इस पटारे में बहुत से बिच्छू हैं, इससे हाथ निकाल लें तो बेहतर है, इसलिए ठप्पे हैं इसको। और कोशिश यही लगता है कि हो रही है कि एक रिसर्च रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर मुकदमा शुरू हुआ है, तो ठीक नहीं लगता कि एक रिसर्च रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मुकदमा शुरू कर लिया जाए, क्योंकि इसमें बराह रास्त इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बहुत सी कंपनीज देती हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी चॉइस से की जाती है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की रॉन्ग चॉइस की, गलत फैसला किया जिससे खसारा हुआ EOBI को, उनके खिलाफ तो एक्शन किया जाए, AKD वाले मामले को साइड पे छोड़ दिया जाए।
AKD साहब वैसे भी बहुत भारी भरकम है, लेकिन प्रैक्टिकली भी बड़े भारी भरकम है, ताकतवर शख्सियत है, ऊपर से नीचे तक हर शख्स से उनके ताल्लुकात हैं। ये हमारे आज का प्रोग्राम का टॉपिक है और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान, इमरान इस्माइल साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा शाहिद हयात साहब डायरेक्टर FIA हमें ज्वाइन करेंगे। और जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा तो फिर कोशिश करेंगे कि अगर AKD साहब की हमें ज़रूरत पड़े तो वो भी बात करें, और फवाद हसन फवाद साहब की ज़रूरत पड़े तो वो भी हमें ज्वाइन करें। उनसे दरख्वास्त की हुई है हमने कि अगर आपके मतलब कोई और इल्ज़ाम आ जाए तो उनसे बात की जाए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले शाहिद हयात साहब से आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि कल उनके ऊपर इल्ज़ाम आया था। शाहिद हयात साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद हयात साहब, आपकी हमारे पास एक कॉपी है FIR की, जिसमें FIA ने लिखा है कि क्रिमिनल रोल है AKD सिक्योरिटीज़ का, जिसकी बिना के ऊपर EOBI को 29 करोड़ का नुकसान हुआ, इसीलिए आपने उनके 2 डायरेक्टर्स गिरफ्तार किए। क्या आपकी कोई ज़ाती मुखासमत भी है अकील करीम डीडी साहब से? नहीं, मेरी तो कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है इनके साथ। देखिए, ये 2010 का वाकया है और 2010 में इंक्वायरीज के रजिस्टर हो गई थी, फिर ये इंक्वायरी चलती रही, डिफरेंट डायरेक्टर्स इस पे आए, ये इंक्वायरी क्लोज नहीं हुई। तो वो मतलब मैं जब ये 2013 की बात है, 2013 8वें महीने में, उस वक्त मैं CCPO कराची था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैंने जाकर डायरेक्टर ऑफिस में लगना है या इधर कराची का डायरेक्टर लगना है। तो वो बात ये ना कि मुझे कौन सा ख्वाब ख्याल था कि ये इंक्वायरी पड़ी हुई है उधर और मैंने जाकर ये सारा कुछ करना है, और फिर मैंने डिफरेंट लोगों के साथ जो है उनके साथ मैंने कोई डील करनी है या उन्होंने मुझे खरीदना है और फिर मैंने आकर ये केस करना है। ये आज से इंक्वायरी नहीं चल रही है। ये जो आज शाम में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो हमारे ऑफिसर्स ने की है, उसमें मैं नहीं था और मैं खुद जानबूझकर उसमें नहीं गया, सो दैट चीजें क्लियर हो जाए कि यार ये शाहिद हयात का अकेला फैसला नहीं है। इसमें हमारा इंक्वायरी ऑफिसर है, उसने इंक्वायरी की है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, उसके कमेंट्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर है, फिर आकर मैं आता हूं और हमारा ये कॉलेजिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने मिलकर फैसला किया है कि ये FIR होनी चाहिए और इसमें इसका रोल जो है AKD साहब की जो ब्रोकरेज फर्म है उसका रोल हमारी एस्टिमेशन में उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से हमने ये किया। और ये मैं आपको बताऊं कि ये 109 में है। जो असल मुल्ज़िमान हैं वो गोंदल साहब हैं और वो वाहिद खुर्शीद साहब हैं, जिन्होंने ये शेयर खरीदे, जिनके वो लीगली स्पीकिंग और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एग्जिस्ट करते हैं EOBI के, वो इनको खरीद नहीं सकते थे। जब उन्होंने खरीदे, हमने ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके इसकी परमिशन ली गई, परमिशन के बाद इसके बाद FIR हुई, और वो जो है हमारे मुल्ज़िमान हैं EOBI के जो, और उनके साथ और भी लोग हैं, जिस तरह MTEX है कंपनी के भी लोग हैं जो कि हमारे जब आप कहते हैं कि क्रिमिनल रोल है AKD सिक्योरिटीज़ का, तो इसमें इनकी सज़ा क्या बनती है? इन्होंने आपके ख्याल में मिसगाइड किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, जो कंपनीज की अपनी बुक्स में कुछ और अर्निंग पर शेयर थी, इन्होंने कुछ और अर्निंग पर शेयर बता दी, वहाँ 4.25 थी, ये कोई 6.25 बता रहे थे। तो इनकी बनेगी आपके कानून के मुताबिक? देखें जी, बात यह है कि ये हमारे नजर में ये फैसिलिटेटर्स हैं। इन्होंने क्राइम को फैसिलिटेट किया है, अबेटमेंट की है। हम ये समझते हैं कि अगर इनकी तरफ से ये रिपोर्ट ना आती तो ये डील नहीं होनी थी। ठीक है जी, तो इसका रोल जो है वही होगा जो कि मेन ऑफेंडर्स का होगा, वही रोल होगा जो मेन ऑफेंडर्स का होगा। तो दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। इसी वजह से तो हमने अरेस्ट किया, इसीलिए आपने अरेस्ट किया, और इसी वजह से हमें आज 4 दिन का 5 दिन का रिमांड भी मिला है। और उसके बाद एक और सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं AKD से चाहूंगा कि वो भी अपना मौक़िफ़ दें। आप साथ रुकिएगा जरूर, लेकिन ये बता दें कि आपका जहांगीर सिद्दीकी से क्या ताल्लुक है? जहांगीर सिद्दीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्ती, जाती दोस्ती वोस्ती है या वो भी नहीं है? नहीं, मैं जहांगीर सिद्दीकी से मेरा इतना ताल्लुक है कि मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है, और मैं भी उनको उसी तरह जानता हूँ जिस तरह मैं दूसरे लोगों को जानता हूँ। That's all. और जहांगीर सिद्दीकी के साथ ताल्लुक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं AKD साहब के खिलाफ पर्चा दे दूं। और ये इंक्वायरी 2010 की है। 2010 में ये शेयर खरीदे गए थे, 33 करोड़ के ये शेयर खरीदे गए, 29 करोड़ का उसको नुकसान हुआ, और 3 महीने के अंदर अंदर जो शेयर जो है वो 13 रुपए का खरीदा गया, 19 रुपए का खरीदा गया, 19.5 रुपए का वो 4 रुपए पर आकर खड़ा हो गया इन नवंबर।
आप साथ रुकिए, AKD साहब साथ हैं। AKD साहब आप फरमाइए, क्रिमिनल रोल है आपका अबेटमेंट का और फैसिलिटेशन का, और आपका भी वही सजा है जो मेन ऑफेंडर्स की सजा है। AKD साहब देखिए, मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताता हूँ। शाहिद हयात साहब को शायद याद नहीं है कि शाहिद हयात साहब ने जहांगीर सिद्दीकी के लिए कितना काम किया है। मैं अब आपको इनकी तरतीब बताता हूँ। क्या काम किया? करके सुने। शाहिद हयात साहब ने 2013 में CCPO कराची थे। जहांगीर सिद्दीकी की EOGM में एक बोनस शेयर के ऊपर हंगामा होता है, तो शाहिद हयात साहब ने जहांगीर सिद्दीकी की बहन के बेटे को और हाजी गनी हाजी उस्मान को दंगा फसाद के इल्जाम में सदर खाने में बंद करवा दिया। मैंने खुद इनको फोन किया कि भाई ये स्टॉक ब्रोकर है, जहांगीर सिद्दीकी ने इलीगल बोनस दिया है और ये बेचारे शोर कर रहे हो, आपने ये जहांगीर सिद्दीकी की बहन के बेटे को बंद करा दिया। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि ये दंगा फसाद कर रहे थे। स्टॉक ब्रोकर वहां दंगा फसाद कर रहे थे। जहांगीर सिद्दीकी की मीटिंग में उठा के उन्होंने उनको नंगा आलिफ किया और सदर थाने में बंद करवा दिया। इसके बाद शाहिद हयात साहब ने साइबर क्राइम के थ्रू एक बंदा उठवाया, PTI का प्रोफेसर, कि आपने जियो बैंड लगाया था, लिखा था वेब अपनी साइट पे, और उसको डंडे मार के पूछा जा रहा है कि AKD साहब तुम बयान दो कि AKD साहब ने ये लिखवाया है। मैं खुद इनके दफ्तर में चल के गया। मैं कहा भाई ये साइबर क्राइम के केस में मेरे साथ PTI के लोग थे। मैंने इनके हाथ जोड़े। मैं कहा ये आप कौन सा काम कर रहे हो, आप क्या चाहते हो? मैंने जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ सीरीज ऑफ क्राइम की लिस्ट इनको प्रोवाइड की। वो सब दे के आया। इसके बाद भी इनकी आंख नहीं खुली। ये अभी कह रहे हैं कि AKD, अच्छा ये जो रिपोर्ट की हवाला दे रहे हैं, 6 महीने पहले हमने रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनने के बाद शेयर्स की प्राइस 4 रुपए हो गई। 4 रुपए से 19 रुपए पे काम हुआ। हेलो जी जी, आप आने आ रहे हैं, कंटिन्यू करिए। 4 रुपए होने के बाद जी 19 रुपए पे काम हुआ। 19 रुपए पे EOBI ने खरीदा। हमारा रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो सोया हुआ है। शायद हयात साहब जाग रहे हैं कि AKD साहब इसमें इन्होंने 6 महीने के बाद पाकिस्तान के 500 सुनेरियो चेंज हो जाते हैं। फिर आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सिर्फ जंग पे, जियो टीवी पे, किसी और चैनल पे नहीं, एक जियो, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साहब कहते हैं कि हमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में 13 रुपए। इस पे तो नहीं, इस पे आपको क्या इतराज है? जिसने कवर की है उसकी चॉइस है। भाई साहब ये फैसिलिटर है उनके। नहीं, ये मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं। तो इन्होंने जो हमारे हवाले में जो लिखा है एक रिसर्च रिपोर्ट को, आप रुकिए। अब मैं शाहिद साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगा, मुझे मौका दीजिए। शाहिद हयात साहब मेरी बात सुने। देखिए, मैं इधर कोई डुएलिंग मैच में नहीं आया हूँ कि मैं ये इल्जामात और जवाबी मैं उनके जवाबात दूंगा या मैं इल्जाम लगाऊंगा ये जवाब देंगे। देखिए, हम समझते हैं वी आर विद इन आवर लीगल लिमिट्स टू परस्यू दिस केस। हमने ये केस रजिस्टर किया है, लीगली रजिस्टर किया है, इसको हम लीगली लेकर चल रहे हैं और हम इसको लीगली परस्यू करेंगे। ये करें, बिल्कुल इनका हक बनता है। वी कांट स्नैच दैट राइट अवे फ्रॉम देम। को पूरा मौका दे रहे नजीम मलिक साहब। पहले AKD साहब रुकिए, AKD साहब रुकिए, आप AKD साहब पहले मुझे शाहिद हयात साहब से सुन लेने दीजिए। जी शाहिद साहब, मुझे इसके बाद जाना है, मेरा जवाब आप पहले ले लें, इसके बाद उनको मौका। मैं आपको बाद में सुनूंगा। जी शाहिद साहब, बात मेरी यार सुने सर। बात ये है कि मैं इधर इनके साथ जवाबी और जवाब शिकवा नहीं करूंगा, ठीक है जी। मेरा जो फर्ज बनता है, जो मेरी ड्यूटी है अंडर द लॉज, वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं पूरी करूंगा। और बाय द वे मैं इनको बता दूं कि साइबर क्राइम डजंट फॉल अंडर मी। साइबर क्राइम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो इस्लामाबाद में बैठता है। ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए साइबर क्राइम जो है दैट इज अंडर द प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइबर क्राइम हु सिट्स इन इस्लामाबाद। और ये जो साइबर क्राइम है ऑपरेशनली मेरे अंडर नहीं आता। और एक जो उन्होंने अभी आप पे इल्जाम लगाया था कि आपने उनकी EOGM के अंदर कुछ दंगा फसाद के इल्जाम में कुछ उनकी बहन के बेटे को और लोगों को पकड़ा, क्या वो दुरुस्त है? मेरी यार सुने, नदीम साहब, पर्चा हुआ था, पर्चे पे उस पर्चे पर सदर थाने वालों ने कार्रवाई की थी। मैं उस वक्त CCPO था। अब जो पर्चा होगा उस पर जो कार्रवाई होगी सारा उसका CCPO जिम्मेवार होगा। पर्चा हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, वो उसका मुझे पता भी नहीं अदालत में वो गया, केस नहीं गया, क्या हुआ उसका, आई डोंट नो अबाउट इट। देयर आर अबाउट 20-30,000 केसेस जो कि होते हैं। आप मुझे दोनों मेहमान आप मौका दें तो वजीर आजम हाउस का मौका भी जाने नहीं, दोनों मौका दें। पहले डॉक्टर मुसद्दिक यहाँ बैठे हैं, वजीर आजम के तर्जुमान है। वजीर आजम हाउस का क्या रोल था जी? फवाद हसन फवाद का क्या रोल था, क्या किया फवाद ने?
नहीं, मेरे ख्याल में शायद हयात साहब आपके सामने इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, और अगर कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस जो है वज़ीर आज़म हाउस के किसी भी रुकन की तरफ से, फवाद हसन फवाद साहब का तो नाम सिर्फ लिया जा रहा है, मगर किसी भी, मैं तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया कह रहा हूँ कि किसी भी फ़र्द ने प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के किसी भी अफसर ने शाहिद हयात साहब को फ़ोन करके नहीं कहा, ना पर्चा करने फोन को, करने ना का ना इल्जाम करने एक है, वो शायद हयात या साहब हो influence सकता है कि करने को। फोन से इन्फ्लुएंस नहीं हो, जी, influence करने को। मैं नहीं कहता कि वो फोन से आपके इन्फ्लुएंस हो, लेकिन एक और इल्जाम है स्प्रिंट एनर्जी वाला, जो एकेडी कहते हैं कि ये जेएस के पार्टनर थे। फवाद साहब कहते हैं कि मैं 2005 से 8 तक उनके पास काम करता था, पार्टनरशिप नहीं है, और स्प्रिंट एनर्जी की लीज वगैरह और ज़मीन एक्विजिशन जो भी हुई, लैंड एक्विजिशन, उसमें उनका रोल था। देखिए, फवाद साहब से तो जेएस के आपने, साथ बिजनेस इंटरेस्ट मौजूद थे। देखिए बिल्कुल ज़रूर उनके होंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया प्रोग्राम के शुरू में कि उन्होंने एक लीगल प्रोविज़न, यानी सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको इजाज़त दी जाती है कि अगर वो एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव लेके बग़ैर पैसे के हुकूमत छोड़ के कुछ सालों के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और उन्होंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 साल लीगली हुकूमत की इजाज़त से काम किया, और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे लैंड्स जो हैं, आप ही ने बताया कि एक्वायर की हैं, लेकिन वो उनके डायरेक्टर थे, उनके लिए लैंड्स एक्वायर कर रहे थे। उस प्रोसेस के अंदर मेरे ख्याल में SECP की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि नॉमिनली मेरे ख्याल में कुछ स्टॉक जो है किसी हर डायरेक्टर को दिए जाते हैं, जो कि जब वो डायरेक्टरशिप से हट जाएं तो एक मुझे नैब का केस है जो एकेडी साहब ने कॉपी मुझे दी है। ये केस कहता है कि 2008 से 9 तक जो स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश था उसमें भी जहांगीर सिद्दीकी का रोल था। ये इसकी एकेडी साहब वजाहत फरमाएंगे ये क्या चीज़ है? मैं आपसे आपकी ज़बानी पहले समझ लूँ फिर मैं जाऊँगा। मैं आपको ये, मैंने जो पेपर भेजा है ये आपके रिपोर्टर ने भेजा है, मैंने नहीं भेजा। आज डॉक्टर आसिम केस में एक रिमांड हुआ है, उस रिमांड में, इस रिमांड में ये पेपर प्रोड्यूस किया गया है और इस पे ऊपर ये 14 दिन का रिमांड मिला है। उसमें ये लिखा हुआ है कि $170 मिलियन के जो राइट्स हैं वो हम लोगों ने फोन करवा के इनको इशू करवाए थे। हम यही कहते हैं इसी की किसने फोन करके, किसने फोन किया था? अब ये आप खुद पढ़ ले क्योंकि उसमें ज्यादा बेहतर है, मेरे ज्यादा आप बोलिए। नहीं, मेरे पास, मैं ऑन एयर लाइव में सारा डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं सकूंगा। किसने फोन करवाया था? पढ़ नहीं सकते तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। मुझसे आप वो चीज पूछे जिसके मैंने आपसे बात की है। इन सफात के ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसने फोन किया था? मेरे भाई साहब, मुझसे आप जो सवाल करने हैं जिसपे मैं तैयारी करके आया हूँ वो पूछ ले। मेरे हवाले से ये कहा गया है, मेरी रिसर्च रिपोर्ट क्रिमिनल एक्ट है। मैं वो भी पूछ लूंगा, लेकिन ये बताइए कि ये जो डॉक्टर आसिम वाला केस है इसमें फोन किसने किया था? इसमें फोन किसने किया था? इसमें पढ़ ले, इसमें लिखा हुआ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, मैंने भी पढ़ा नहीं है सही तरह। मैं तो आज अपने इशू में बिजी हूँ, उस पर मुझसे आप बात कर ले। आपने फवाद के ऊपर जो इल्जाम लगाया था वो कैसे स्टैब्लिश करेंगे? आप कहते थे कि 17 FIR में उनका नाम है। आपने कहा था 17 FIR कटी फवाद हसन फवाद के खिलाफ, यही कहा था आपने? मैंने ये नहीं कहा था, शायद आप चेक कर ले। स्प्रिंट एनर्जी के खिलाफ 17 FIR कटी, आप लो 17 FIR है या नहीं है? उन 17 FIR में फवाद का क्या रोल है? स्प्रिंट एनर्जी में अथॉराइजेशन किसको दी गई है ये आप चेक कर ले। ये मेरे हाथ में है कॉपीज, आप बोलिए ना। अब ये मैं 17 भाई ये 17 FIR में पढ़ नहीं सकता ना। मुख्तसर ये बता दें कि FIR में क्या रोल है। मेरे इशू पे क्यों नहीं बात कर रहे? ये आप ही का इशू है ना एकेडी साहब। मेरा इशू जो है, मेरे हवाले से ये कहा गया है कि मेरी रिसर्च रिपोर्ट। रुकिए, जो सवाल पूछ रहा हूँ पहले मेहरबानी होगी कि उसका जवाब देते जाइए, क्योंकि आपने इल्जाम लगाया था। आपने इल्जाम लगाया था, नहीं रुकिए पहले आपने इल्जाम लगाया कि फवाद हसन फवाद की मां के ऊपर कार्रवाई हुई है। नहीं एकेडी साहब, ऐसे प्रोग्राम नहीं आगे चलेगा, आपकी शराइत पर नहीं चलेगा। आपने इल्जाम लगाया प्रोग्राम के अंदर कि फवाद हसन फवाद की मां के ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई हुई और शाहिद हयात ने आपके खिलाफ एक्ट किया, पर्चा किया, क्योंकि मुखासमत थी। दो इवेंट नहीं रुकिए, चौथा भी ले लो, मैं तीसरा चौथा भी ले लूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि स्प्रिंट एनर्जी की 17 FIR में फवाद हसन फवाद का क्या रोल है, पहले ये बताइए। एक मेरी बात सुने, जनरल अथॉराइजेशन किसके नाम की है? बोलिए, आप बोलिए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए मुझसे। आप मैं आपको बताता हूँ, फवाद हुसैन फवाद की अथॉराइजेशन है नहीं है, पहले आप ये देख ले। अथॉराइजेशन है, फिर क्या हुआ? है, ठीक है। नंबर 2, जहांगीर सिद्दीकी इस कंपनी का मालिक है, हो गया। इनके ऊपर FIR कटी हुई है कि इन्होंने रिसाइटेशन की है, ठीक है। चौथा, स्प्रिंट एनर्जी का ओगरा स्कैंडल में नाम लिखा हुआ है कि स्प्रिंट एनर्जी ने क्रिमिनल एक्ट किया है, सही। पांचवा, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने वो क्या कहते हैं, वो स्कीम कोई होती है जिसमें ये तोड़जोड़ करते हैं, क्या कहते हैं उसको,
प्री बार्गेन। प्री बार्गेन क्या है ये लिखा हुआ है। वो सारा कुछ तो स्प्रिंट ने किया ना, फवाद ने क्या किया मेरे भाई, तो स्प्रिंट एनर्जी का मालिक कौन है और उसकी अथॉराइजेशन किसके नाम की है ये पढ़ लो ना भाई। अब मेरे से और क्या बुलवाना चाहते हो आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर फवाद हसन फवाद ने आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई की? वो तो जहांगीर सिद्दीकी के साथ मिलकर काम कर रहा था, आपका क्या इशू हो गया? जहांगीर सिद्दीकी के साथ ये काम कर रहे थे, तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि यही स्प्रिंट एनर्जी मेरी गर्दन में फंसी हुई अभी तक। क्यों? क्योंकि स्प्रिंट एनर्जी का इन्होंने प्री बार्गेनिंग की है और प्री बार्गेनिंग एक ऐसे आदमी के नाम से की है जिसका नाम इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें असल मालिक का नाम होना चाहिए। असल मालिक को बचाया गया है, और बचाया क्यों गया है ये तो आप ये लोग जवाब देंगे या इसका भी मैं जवाब दूंगा। और मैं जो आपको समझाना ये चाहता हूं कि भाई मेरी रिसर्च रिपोर्ट 6 महीने पहले बनी है, EOBI ने शेयर 6 महीने बाद खरीदे, तो पाकिस्तान में तो 6 महीने में जो चेंजेस आती है उसके बारे में किसी को कुछ पता है? यार ये बहुत सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। AKD साहब मैं रुकिएगा यहाँ। फवाद हसन फवाद साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो काइंडली ऑन एयर आइए। यू नीड टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। अगर आपके खिलाफ वाकईतन ये सारा कुछ दुरुस्त है तो एक सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर आप मौजूद हैं, आपको इन सवालात का जवाब देना चाहिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से इस्तदा कर रहा हूं कि आपको कांटेक्ट करे, काइंडली आंसर करिएगा क्वेश्चन। इमरान इस्माइल साहब, सारी बातें आपने सुन ली, आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा चकरा गया हूँ ये बातें सुन के, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं और इल्जामात की नोयत सुन के परेशानी हो रही है। सर मैं इसको मामले को इस तरह देखता हूँ कि अब से कोई 2 साल पहले से मैं अकील भाई को बड़े अरसे से बहुत क्लोज एक्वेंटेंस है और भाइयों की तरह हैं, और शायद हयात साहब से भी बड़ी अच्छी एक्वेंटेंस है। हमारे भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, मिलना जुलना भी होता है कॉमन। मैं ये समझता हूँ कि शायद हयात साहब जब CCPO कराची थे तो हमने PTI ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, सपोर्ट किया कि जी शायद हयात के अंडर जो ऑपरेशन चल रहा है कराची में बेहतरीन है और शायद हयात नंबर 1 ईमानदार आदमी। जब शाहिद साहब इधर आए FIA में तो उसके बाद से अकील करीम रेड्डी साहब की एक कंप्लेन चली मुसलसल कि वो इस सिलसिले में कि अकील साहब से मैं बार बार ये सुनता रहा कि जी 3 लोग हैं, तीन लोगों का ट्रैक है जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन कह लें, ये जो भी कह लें, जिसमें मंशा साहब भी शामिल हैं, जिसमें जहांगीर सिद्दीकी भी शामिल हैं, और जिसमें एक चैनल के ओनर का नाम भी लेते रहे कि वो भी शामिल हैं, और शायद हयात साहब की उनसे क्लोज एक्वेंटेंस है। ये अकील करीम रेड्डी साहब हमेशा में कहते रहे। PTI के जिस लड़के का अकील भाई ने जिक्र किया वो लड़का PTI का उठा और शायद हयात साहब ने ही उठवाया था उसको, और शायद हयात साहब से मेरी बात हुई। मैंने शायद साहब से कहा कि बेचारा शरीफ आदमी है, लंदन से आया है, इसका गुनाह इतना है कि उस वक्त जो हमने बॉयकॉट किया हुआ था एक चैनल का, उसका उसने एक पेज बना दिया था, उस पर लिखा था बॉयकॉट जियो, और उसको आपने उठा लिया, तो इसको आप प्लीज़ रिलीज़ करें। शायद साहब ने मुझे एश्योरेंस दी कि जी मैं इसको पर्सनली चेक करूँगा और मैं इसको रिलीज़ कराऊँगा। उस लड़के का मैंने खुद उस लड़के के मुँह से खुद सुना है। उसने अकील करीम रेड्डी के पास आके, उसकी माँ ने, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे केस, तो उन्होंने आके इनको कहा, लड़के ने खुद कि जी मुझे इन्होंने मार मार के एक ही चीज़ FIA मुझे कहती थी कि जी आप ये कबूल कर लें कि आपने ये पेज और ये सारे साइबर क्राइम्स अकील करीम रेड्डी के कहने पर किए हैं। अगर मैंने ये उस लड़के के मुंह से ना सुना होता तो शायद मैं डाउट करता इसके ऊपर। उस लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम लीजिए, किसी लड़के का नाम लीजिए। जा रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। वो लड़का हमारे कोई पार्टी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उस लड़का, वो लड़का हमारी पार्टी का कोई बहुत वो नहीं था, यानी कोई खास मेंबर या कोई रिश्तेदार नहीं था। आप वो वैसे जैसे सपोर्टर्स होते हैं। मेहमानों की इजाजत से एक मेरे पास एक ब्रेक करीब आ रही है मेरे पास। कराची ऑपरेशन में जब जनरल रिजवान अख्तर जो अब ISI में आ गए हैं, तो 2 बंदे थे जिनको मैं ऑन एयर शाबाशी देता था। एक उस वक्त के DG रेंजर्स जनरल रिजवान और दूसरे शाहिद हयात, और मैं अभी भी उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि दे आर बोथ वेरी गुड ऑफिसर्स। ये इशू क्या है इस मामले में, इसको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर AKD की शिकायत क्या है। इमरान इस्माइल ने कहा कि जो PTI का लड़का उठा के उसको फेंटी लगाई थी, उसके पीछे शायद हयात साहब का क्या रोल है, ये अभी हमें डिग आउट करना पड़ेगा। ब्रेक ले लें पहले, ब्रेक के बाद 12 इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दक मलिक, रिसर्च रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर, ये मेरा सुबह फवाद साहब से भी सवाल था, रिसर्च रिपोर्ट्स बहुत सी आती हैं, तो पहले रिसर्च रिपोर्ट लिखने वाले को पकड़ना चाहिए या पहले रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले को काबू करना चाहिए?
देखिए मलिक साहब, दो तीन चीज़ें हैं। कानूनी तौर पे तो शायद हयात साहब इस पे ज़्यादा बेहतर तबसरा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कानूनी तकाज़ों का नहीं पता कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने खुद गोल्डमैन सैक्स की, जब मैं अमेरिका में रहा करता था, तो उनकी एक्विटी रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर कई दफ़ा शेयर्स ख़रीदे जो टैंक हो गए, लेकिन किसी ने गोल्डमैन सैक्स को जाके पकड़ा नहीं है। इसी तरह जो जब मेल्ट डाउन हुआ है इसका मार्केट्स का, तो उस वक्त किसी रिसर्च, एक्विटी रिसर्च कंपनी को जाके नहीं अरेस्ट किया गया। एक्विटी रिसर्च कंपनी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है, मटीरियल मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है और नोइंगली मटीरियल मिस रिप्रेजेंटेशन करती है, फिर तो क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में टारगेट प्राइस एक कंपनी की ए या बी या सी होनी चाहिए, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि ख़रीदने वाला इन्वेस्टर जो है वो फैसला करता है कि मैंने अपने पैसे इस कंपनी के अंदर लगाने हैं, इनकी बैलेंस शीट के ऊपर या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं या नहीं। लेकिन अगर मैं जिस जगह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले रहा हूं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने वाले कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों, या कोई ऐसी कनाइवेंस हो मार्केट के अंदर कि मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में एकेडी का किरदार जो है वो क्वेश्चनेबल बनता है। एकेडी साहब को भी दोबारा लाइन पे लीजिए। FIA की जो पैरा 8 है FIR का, वो कहता है कि 3.74 अर्निंग पर शेयर थी एमटेक्स की, और ये उसकी बुक्स में लिखा हुआ था, जबकि एकेडी साहब का जो इदारा है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट में 5.17 उसकी अर्निंग पर शेयर बता रहा है। फिर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है और IPO है वो भी एकेडी कर रहे हैं, तो दोनों काम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी दे रहे हैं, IPO और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। शायद यार साहब से पहले पूछते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ फंडामेंटली आपके पास तो फिर वो क्रिमिनल रोल वाला सवाल यहीं से उठ जाता है कि आप IPO भी करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हैं और गलत प्राइसिंग भी बता रहे हैं। शायद यार साहब जी, इसी सवाल को बुनियाद बनाकर आप इनके जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। नदीम साहब बात सुने, मैं इधर इनकी केस को मैं इधर मीडिया में आकर नहीं लड़ूंगा, ठीक है। आपके पास FIR है, मैंने आपको बताया हमारी एस्टिमेशन जो है कि देयर वाज समथिंग मोर टू इट, देयर वाज सम क्रिमिनल इंटेंट, और उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है और डेलिबरेट मैनिपुलेशन हुई है, एंड वी आर विद इन आवर लीगल लिमिट्स टू परस्यू दैट केस। और अब बात यह है ना कि अगर मैं इधर टीवी पर बैठकर ये केस लड़ूंगा तो फिर जजमेंट अगर अनाउंस हो जाए उसके बाद तो फिर तो ठीक है, मैं अपना केस अदालत में लड़ूंगा। ऑल राइट, लेकिन आप जब कहते हैं कि डिलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो एक पैरा 8 है जो बहुत मीनिंगफुल है। मैं दोबारा वो सवाल आपसे दोहराना जरूर चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एमटेक्स के ऊपर अर्निंग पर शेयर आपकी FIR कहती है कि 3.74 कंपनी ने खुद बयान की, एकेडी ने 5.17 रिपोर्ट की, खुद यही एकेडी जो है उनकी एनलिस्टमेंट और IPO करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ा सवाल है कि इसके ऊपर तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जिसको आप क्रिमिनल रोल कह रहे हैं, फिर तो यहाँ सवाल उठ जाता है। बिल्कुल उठे हैं, इसी वजह से हमने केस। देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं, फिर मैं हमें अकील करीम डैडी साहब जो हैं इनकी जात से कोई कर्ज नहीं है, ना हमें जहांगीर सदीकी से। ये आपस में लड़ते हैं, केस करते हैं, जो कुछ करते हैं ये इनका अपना जिम्मा है, अपने काम। तो हमारे सामने एक चीज आई है जो हम समझते हैं कि लीगली इस पे लीगली इट इज जो है ये कोर्ट में ले जाई जा सकती है। ये इलीगैलिटी कमिट हुई है और इलीगैलिटी की वजह से नुकसान हुआ है। और आप ये देखें ना, 61 मिलियन शेयर थे और ये जो एमटेक थे, इसने EOBI जो है इसने तो 11 मिलियन खरीदे हैं, तो बाकी शेयर भी तो कहीं बिके हैं ना, वो पब्लिक के पास गए हैं, तो वो शेयर उनका क्या हुआ होगा उस पब्लिक का, जिसने वो शेयर उठाए होंगे। ट्रू। एकेडी साहब से इसका सवाल करते हैं। एकेडी साहब, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो 3.74 अर्निंग पर शेयर थी, तो आपने 5.17 क्यों रिपोर्ट किया उसे? सर जी, वही तो मसला है ना कि जिसका काम है उसको साजे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का काम अगर ये लोग ले लेंगे, ये 3.5 जो है ये डाइल्यूटेड है। 5.17 जो थे ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम थे। इसके बाद जो है तो इसके बाद जो जुलाई की जो अर्निंग आई है वो 3.5 आई है। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि ये काम जिसका है उसको बताया जाए। इसकी IPO भी आपने की? इसकी IPO और एनलिस्टमेंट भी आपने की?
जी, हमने इसका आईपीओ किया है। पाकिस्तान में 65% आईपीओ अभी तक हमने किए हैं। एनलिस्टमेंट भी आपने करवाई और आईपीओ भी आपने करवाई, तो आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा कि आपने मेरा भाई हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हमारा रेगुलेटर है, वो हमारा हर चीज को वॉच करता है। तो इसके बारे में मैं समझता हूँ एफआईए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर एफआईए ने किसी को खुश करने के लिए ये काम किया है तो फिर तो चलो समझ नहीं, ये बात तो खैर दुरुस्त नहीं है कि एफआईए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो उसमें तो एफआईए का रोल आ जाता है। इधर यार रिसर्च रिपोर्ट में क्रिमिनल एक्ट कहाँ से आ गया भाई साहब? उसमें डिस्क्लेमर होता है, आप पढ़े तो सही रिसर्च रिपोर्ट। आपने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी है जो आप क्रिमिनल लॉ लेके आ जाते हैं? अगर ये इसमें सवाल उठ जाए कि आपने डिलिबरेट मिस रिपोर्टिंग की है तो फिर तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? मिस रिपोर्टिंग अगर ये साबित कर देंगे तो हम जिम्मेदार हैं। कोई साबित तो करे आके। शायद अयाज साहब, शायद अयाज साहब को ये पूछे एफआईआर में लिखते क्या है? नदीम साहब, आप मुझे मौका दें एकेडी साहब। शायद अयाज साहब, आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन है, योर चॉइस के डिलिबरेट मिस रिपोर्टिंग। देखिए मेरी अर्ज सुने, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि हम ये कोर्ट में ले जा रहे हैं, ये सब जुडिशियल मसला है। हमने एक एफआईआर दर्ज किया है, बंदे पकड़े हैं, आज उनका हमने 5 दिन का रिमांड लिया है। मैं अपना केस इधर फाइट नहीं करूंगा। आई एम अगेन टेलिंग प्लीज, मैं समझता हूँ मैं अपने विद इन लीगल लिमिट्स हूँ। मैंने ये केस किया है और ये केस हम लोगों ने कॉलेजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया है। ये हमने कोई शायद अयाज का अकेले का फैसला नहीं है और हम इस केस को कोर्ट में लड़ेंगे, सिंपल। बहुत शुक्रिया शाहिद अयाज साहब, आप हमारे साथ रहे, और एकेडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें तो आपको हक है, दे लीजिए, अदरवाइज मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। इमरान इस्माइल साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये मसला इतना सादा आसान है नहीं है जितना नजर आ रहा है, काफी टेढ़ा मामला है। और खास तौर पर फवाद हसन फवाद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस के इस वक्त एक जो सीनियर मोस्ट अफसर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे मामलात को वो एड्रेस भी करते हैं और हैंडल भी करते हैं, तो बड़ा सेंसिटिव और नाजुक मामला है। ना मैं उनको गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ, ना ही उन्हें बरी जिम्मा करार देना चाहता हूँ। तो कोई तरीकाकार तो होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि ये जो स्प्रिंट एनर्जी के ऊपर FIRs हैं, ये मेरे हाथ में है, ये कॉपीज़ हैं उनकी। अब इसका क्या किया जाए? इसके ऊपर भी तो कोई तहकीक होनी चाहिए कि इसमें किसका क्या रोल है। शाहिद साहब, जैसे अभी ये बता रहे थे ना कि अमेरिका में उन्होंने शेयर्स कुछ खरीदे और वो गिर गए, गोल्ड सैक से लिए, वो उसके बाद वो गिर गए, तो कोई गोल्ड सैक के ऊपर अजाब नहीं आया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इसी तरह मैं जब अमेरिका में था, मैंने वो एप्पल के, मुझे याद है, मैकिन्टोश के शेयर्स मेरे पास थे, वो $28 पे मुझे वो रिसर्च रिपोर्ट की एडवाइस थी कि इसको भेज देना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मजीद नीचे गिरेगा। वो मैं आज तक पछताता हूँ, $28 पे बेच के। मन करते वो होते तो शायद आज मैं भी अरबपति आदमी होता। लेकिन वो उसका क्या करें, ये डिस्क्लेमर्स होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर बात होती है। अगर रिसर्च रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, देखिए ये पूरा कराची का स्टॉक एक्सचेंज हिल गया है, पूरा जैम हो गया स्टॉक एक्सचेंज, पॉइंट्स नीचे गिर गए, कितना अरबों रुपए का नुकसान हो गया। और आप सर्च क्या करें कि जहाँ डिस्क्लेमर होता है ना, जैसे हम दवाइयों का इश्तिहार देखते हैं ना जी, तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। उसके बावजूद कोई डॉक्टर से रुजू ना करे और वो दवाई का एक्सेस डोज खा ले या कम खा ले, उसके बाद वो बीमार हो जाए या मर जाए, तो वो क्या दवाई की कंपनी बंद कर देंगे? इमरान इस्माइल साहब, लेकिन ये डिस्क्लेमर जो है ना, जैसे सिगरेट की डब्बी पे छपा होता है कि आप पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, सिगरेट सारे पीते हैं, इसी तरह डिस्प्रिन भी सारे खुद ही खाते हैं, डॉक्टर से नहीं पूछते। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सदक साहब से पूछते हैं कि ये कौन सी दुआ तजवीज़ करते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने AKD का वो केस डिस्कस किया है आज के प्रोग्राम में, जहां पर एक तरफ फवाद हसन फवाद हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम AKD ये लगाते हैं कि उन्हीं की मां के ऊपर उनके खिलाफ सारी कार्रवाई की गई। और ख़ुद फवाद हसन फवाद कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूं कि मेरा शाहिद हयात या FIA के डायरेक्टर जनरल से कोई रब्ता नहीं और ना ही मैंने इस केस में कोई किरदार अदा किया। AKD साहब ये कागजात का पूरा पलंदा हमें देते हैं कि वो स्प्रिंट एनर्जी में हिस्सादार थे और प्ली बारगेन की ऑथराइजेशन ऑफिसर यही थे। 17 FIRs हैं। वो कहते हैं कि मैं कंपनी में 4 साल मुलाजमत कर रहा था। फवाद हसन फवाद ये कहते हैं कि मुलाजमत कर रहा था और मैंने कंपनी की लीज एग्रीमेंट की, एक्विजिशन की, लेकिन मेरा हिस्सेदारी कोई नहीं है। FIR जो FIA ने काटी है वो कहती है कि रॉन्ग, डिलिबरेटली रॉन्ग इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस दी AKD ने। AKD कहते हैं इनको तो पता नहीं है, तो SACP का काम था।
अब प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ आ जाते हैं जी। सरकार का रोल, एग्जीक्यूटिव का रोल, बहुत सारे आपके खिलाड़ी जो हैं जो बड़ी चीदा पोजीशन पे बैठे हैं, उनके ऊपर बराह रास्त एलिगेशन है, क्या रोल बनता है यहाँ सरकार का? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने बड़ी वाज़ेह शक्ल में आते में भी आपको ये कहा था, ये आपने जैसे कि खुद कहा, फवाद साहब ने भी आपको ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ और तहकीक करने के बाद बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस के किसी अफसर ने, किसी फ़र्द ने, इंक्लूडिंग फवाद हसन फवाद, इस प्रोजेक्ट को, इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की है। और ये भी मैं आपको जिम्मेदारी से पूरी कौम को बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या कोई भी हमारा जो इदारा जो जिसके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है, वो इस केस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, हतमी तौर पे नहीं करेगा। क्योंकि बात यह है कि ये मार्केट के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बंदा मार्केट को मैनिपुलेट, काम हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई भी शख्स हो, अगर वो पाकिस्तान में स्टॉक क्रैश के जितने भी वाकयात हैं, इंक्लूडिंग दैट जनरल परवेज मुशर्रफ वाला बड़ा फेमस स्टॉक क्रैश, आज तक किसी की सजा नहीं हुई। जी एब्सोल्युटली, अगर आप सजा दें 4 बंदों को तो देखिए ना, ये हमने आप ही लोगों के हिमा के ऊपर एक इंडिपेंडेंट जो वो है रेगुलेटर का इदारा बना दिए, इस वजह से कि गवर्नमेंट, लोगों का ख्याल था लोगों को विक्टिमाइज करती है। अब एक SECP जो है ये इंडिपेंडेंट इदारा है जिसके ऊपर हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो इमरान इस्माइल साहब, आप क्या कुछ कहेंगे कि इसकी आज़ादाना तहकीकात के लिए कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाए? सर, आज़ादाना तहकीकात तो सारों के खिलाफ होनी चाहिए। अकील साहब ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे की कि शाहिद हयात साहब जो हैं वो सहूलतकार हैं जहांगीर सिद्दीकी के। टॉल क्लेम फॉर FIA का डायरेक्टर यहाँ पे बैठा है उसके ऊपर, और एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर का, ये बहुत टॉल क्लेम। लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि FIA का जो जिम्मेदार अफसर है, जो FIA का जिम्मेदार अफसर है, वो ये कहता है कि AKD फैसिलिटेटर का रोल, अबेटमेंट का रोल अदा किया। दोनों का इल्जाम बहुत शदीद है और बहुत, यानी इससे कराची की इकानमी पे, पाकिस्तान की इकानमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी जामे इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो फवाद हसन फवाद साहब हों, या वो खुद शाहिद हयात साहब हों, या अकील करीम रेड्डी साहब हों, या वो जहांगीर सिद्दीकी साहब हों, जो अकील साहब बार बार उंगली उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके ईमा पर ये काम हो रहा है और वो सारी डोरें कोई भी हो, सबकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। शफाफ से मुराद वो होनी चाहिए जिससे पाकिस्तानी कौम को भी आगाह किया जाए और विद इन ए गिवन टाइम हो। मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, इमरान इस्माइल साहब, AKD साहब और शाह साहब, आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।